खुशामदीद नाजरीन, आज 27 अक्टूबर कश्मीरियों के लिए एक स्याह दिन। पूरी दुनिया के कश्मीर इसको स्याह दिन के तौर पर मनाते हैं और ये वो दिन है कि जब आज से 74 साल पहले भारत ने गैर कानूनी तौर पर अपने अफवाज उतार कर कश्मीर पर कब्जा किया। मशहूर हिस्टोरियन एलिस्टर लैम ने की शोरा फाक किताब और एक अथॉरिटी माने जाते हैं वो पार्टीशन के ऊपर जो उन्होंने तारीख लिखी है कि जब उस ज़माने में 1947 में भारत की लीडरशिप उस वक़्त नाकाम रही उस वक़्त के महाराजा से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेने पे, यानी कि एक लीगल डॉक्यूमेंट लेने पे जिससे ये साबित हो पाता कि बाकायदा तौर पे कश्मीर को भारत का हिस्सा महाराजा ने बना दिया है। वो डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल नहीं है। अगर इसको मान भी लें कि वाकई कानूनी तौर पर महाराजा ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया था, तो हमारे सामने रियासत जूनागढ़ की मिसाल आती है कि जब वहाँ के नवाब ने पाकिस्तान से इलाहा करने का ऐलान किया तो वो भारत ने तस्लीम नहीं किया और भारत इस कश्मीर के मामले को खुद अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया, बावजूद इसके कि इसने 26 जो अक्टूबर की तारीख है उसमें अपने ट्रूप्स उतारे और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ एक बाकायदा जंग का आगाज़ कर दिया वहाँ पे और उसके साथ साथ बाकी तारीख का हिस्सा है। बहुत से उतार चढ़ाव है कश्मीर की तहरीक आज़ादी में, लेकिन कभी भी कश्मीरियों का जज्बा मांद नहीं पड़ा। दुनिया ने इसको कभी अहमियत दी, कभी अहमियत नहीं दी, लेकिन कभी भी कश्मीरियों ने अपने हुकूक पर, अपने राइट्स पे और जो उनका एक बुनियादी हक है, हक खुद इरादियत है, उस पर कभी समझौता नहीं किया, ना ही भारत के इस गैर कानूनी और गैर आइनी तसल्लुत को तस्लीम किया। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस था उसको तब्दील किया, लेकिन उससे मसला भारत के मुताबिक हल हो सकता था, लेकिन हल होने के बजाय मज़ीद बिगड़ गया। और इस वक्त जो मसला कश्मीर हम देखते हैं और पूरी दुनिया इसके ऊपर यकीनन कंसर्न है, वो उसकी वजह ये कि भारत ने जो पै दर पे गलतियाँ की हैं, वो चाहते बहुत सारी उन्होंने साजिशों की कोशिश की, अभी तक कर रहे हैं। कश्मीर में जो है आबादी के तनासुब को ख़त्म करने की उन्होंने बहुत कोशिश की, कश्मीर की लीडरशिप को तोड़ने की कोशिश की, कश्मीरियों को बेतहाशा मज़ालिम किए, लेकिन किसी भी उनकी इस हिकमत अमली से जो कि इंतहाई गलत, गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर इंसानी थी, उसमें वो कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई। तो इसकी वजह से आज जो कश्मीरी पूरी दुनिया में यौम स्याह मना रहे हैं, तो बिल्कुल वो हक बजानिब हैं और उनका ये हक है और ये सारी की सारी जिम्मेदारी इस वक्त आयद होती है आलमी बरादरी और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसमें ये पिछले 74 साल से मसला जो है वो पेंडिंग है कि वो किस तरीके से कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएँ, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी और ख़ास तौर पर जो वहाँ पर मज़ालिम हैं वो किसी तरीके से ख़त्म किए जाएं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि लाखों की तादाद में कश्मीरियों को गिरफ़्तार किया गया, कत्ल किया गया, ख़वातीन को बेवा किया गया, बच्चों को यतीम किया गया और ये सारा कुछ भारत जो है एक नाम नहाद सेक्युलर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का जो दावा करता है, ये वो कर रहा है। इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमें स्टूडियो में बहुत अहम 3 कश्मीरी रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सैयद यूसुफ नसीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया नसीम साहब आपका। मीर ताहिर मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इश्तियाक हमीद साहब हमें ज्वाइन करें, इश्तियाक साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नसीम साहब आपसे मैं आगाज़ करूँ अगर, तो भारत ने जो पिछले 74 साल से किया है, अगर उसको चेक नहीं कोई करता, हम तो आवाज़ उठाते हैं जितनी पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हम उठा सकते हैं, सो वो आगे भी इसी तरह करेगा। मतलब 74 साल में किसी ने उस पर इस किस्म की बात नहीं की, कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई जिससे थोड़ी देर के लिए वो उसको समझ सके कि एक मसला कश्मीर हल करना ना करना तो बड़ी दूर की बात, कि कम से कम जो वायलेंस है उसमें कमी ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि भारत की नीयत रोज़ अव्वल से ख़राब थी, जिसकी वजह से गुरदासपुर जो एक डिस्ट्रिक्ट था पंजाब का और मुस्लिम मेजॉरिटी, वो रातों रात टू नेशन थ्योरी को आप अलग रखें, बल्कि जो मैप अप्रूव हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान का, उस मैप में से रातों रात लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू की साजिश से गुरदासपुर को मिला दिया गया इंडिया के साथ और एक ज़मीनी रास्ता प्रोवाइड किया गया मकबूजा रियासत जम्मू व कश्मीर के लिए हिंदुस्तान को। एक तो ये, दूसरा महाराजा हरी सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था पाकिस्तान के साथ और हिंदुस्तान को भी उन्हीं अल्फाज में उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के लिए अप्लाई किया था। पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया, एग्रीड किया और फिर श्रीनगर के जो आपका पोस्ट ऑफिस जनरल था उसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा रहा काफ़ी मुद्दत तक। जब हिंदुस्तान की फ़ौज नहीं आई तब तक फ्लैग पाकिस्तानी लग चुका था और एग्रीमेंट थी। और फिर कश्मीरी जो आपकी
मिनहसुल कौम उस वक्त रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान बनने से पहले यानी कि 19 जुलाई को ये फ़ैसला कर लिया था कि रियासत जम्मू व कश्मीर का इल्हाक बनने वाले पाकिस्तान के साथ होगा। सही। इसलिए हिंदुस्तानी शहरी, पाकिस्तानी शहरी, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह या हर कश्मीरी के जहन में ये सवाल नहीं था कि हमने कहाँ जाना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो ठीक। लेकिन ये जो 27 तारीख जो आज हम यौम स्या मनाते हैं, ये भी किसी के वहम गुमान में नहीं था कि हिंदुस्तान एक फ्रॉड करके अपनी आर्मी को श्रीनगर के एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और इस तरह कश्मीर पर कब्ज़ा करेगा। अच्छा, ये कब्ज़ा बाद में इनकी फ़ौज वहाँ से भी आई, गुरदासपुर से भी आई, जम्मू में कत्लो गारत हुई, 3 लाख से ज़ायद लोग, 3.5 लाख लोग शहीद हुए, लाखों की तादाद में लोगों को हिजरत करने पर पाकिस्तान में मजबूर किया गया। ये सिचुएशन बनी और ये बनी इसी दिन। अब आपने सही फरमाया लेस्टर लैम का, कोई भी अगर एक्सेशन महाराजा ने की होती तो हिंदुस्तान दुनिया को भी दिखाता, यूएन को भी दिखाता, हमें भी दिखाता। यकीनन महाराजा हरि सिंह को वहाँ से बुलाया गया दिल्ली, इसमें दो राय नहीं, फौज भेजी गई, लेकिन बकौल उनके बेटे जो इस वक्त भी करण सिंह मौजूद हैं रियासत के अंदर, सदर रियासत भी रह चुके हैं, हिंदुस्तान में वज़ीर भी रह चुके हैं, तो बकौल उनके के शर्तिया फौज मांगी गई थी कि जो ही अमन होगा तो ये फौज वापस आएगी, वापस आ जाएगी। ठीक, बिल्कुल सही। मैं वापस आता हूँ। ये बड़ी अहम बात है मीर साहब जो अभी नसीम साहब ने की। तो इससे पहले कि मौजूदा हालात पर हम कुछ रोशनी डालें, थोड़ा सा तारीख़ के पस मंज़र में कि 1947 अगस्त 14 अगस्त को आज़ादी हासिल हुई और ये सारी जो कार्रवाई है ये हम अक्टूबर 27 की हम बात कर रहे हैं। तो ये 2-2.5 महीने का जो अरसा है, इसमें यकीनन कुछ ना कुछ हुआ होगा, महाराजा पे जिस तरीके से प्रेशर उन्होंने डाला होगा। ये तो बात करते हैं ना कि जी महाराजा ने खुद आके किया और अभी उन्होंने हवाला भी दिया उनके बेटे का। तो क्वेश्चन इस के वो तो मतलब पहले ही तय कर लिया था, फ़ौजें उतारने का मतलब ये था कि महाराजा माने या ना माने, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दे या ना दे, हमने अपना काम करना है। देखिए, जिस तरह की पीर साहब ने कहा कि ये जो गुरदासपुर का रेड क्लिप अवार्ड के नाम से मशहूर है, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किया है, ये 4 आदमी थे जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी बनाई है। उसमें एक तो वो वासराय थे ब्रिटेन के, दूसरे नेहरू थे, तीसरे गांधी थे और चौथे पटेल थे। और फिर उसके बाद ये जो 15 अगस्त से लेकर जो बल्कि मैं कहूँगा 24 अक्टूबर को ही उन्होंने फ़ौजें उतारी है, लेकिन फिर अनाउंसमेंट उन्होंने की है कि ये 27, क्योंकि बलक में उस वक्त वो उन्होंने फौजें आर्मी को उतारा है। सो यहाँ से भी आप देखिए कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है, चाहे आप मंग को ले लीजिए, आज़ाद कश्मीर के जो इस वक्त जो बड़ा मशहूर, जहाँ पर महाराजा के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत की और वहाँ के उन लोगों को उन्होंने दरख्तों से बांधकर उनकी चमड़ियाँ उतारी है। इसी तरह आप ये जो अपना अस्करदो और जो आपका गिलगित का एरिया है, वहाँ के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, और आज़ाद कश्मीर में जिस तरह के मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान हो, गाज़ी मिलत सरदार इब्राहिम खान साहब और दीगर जो बड़े स्टालवार्ट्स उस वक्त जो सियासी थे, उन्हीं की रहनुमाई में जो आज़ाद खिता जो आजकल कहलाता है, उन्होंने वो आज़ाद कराया है। ये उन्हीं 2-2.5 महीने के अंदर अंदर जब महाराजा पर प्रेशर आया तो वाकई जिस तरह उन्होंने कहा कि हाँ आप थोड़ा इस वक्त मुझे फौजी मदद दीजिएगा, ये यहाँ से जो पाकिस्तान का उस वक्त कमांड इन चीफ था, उन्होंने कायद आज़म के फरमान को नहीं माना है। अगर उस वक्त, क्योंकि वो ब्रिटिश था, अगर वो उस वक्त उस फरमान को मान लेता तो कश्मीर की जो सूरत हाल है इस वक्त वो नहीं होती, बल्कि पार्ट ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। आप जनरल ग्रेसी की बात ये यस, ये तो ये एक रियलिटी है, उसको कोई छुपा नहीं सकता है। दूसरी बात है कि जिस तरह की पीर साहब ने कहा, जूनागढ़ की मिसाल हो या हैदराबाद दक्कन की मिसाल हो, इंडिया ने कहा है कि ये जो महाराजा जो जहाँ जो उनकी सियासत थी उनकी मर्जी है, रूलर्स की मर्जी है, तो फिर आप जूनागढ़ को उसको क्यों नहीं मानते हैं? और इसी तरह हैदराबाद दक्कन क्यों? इवन के आपके जो मशरकी रियासतें हैं, वहाँ के जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाले जो उसके आजकल वो रियासतें हैं, उन्होंने भी तो उस वक्त तो यही कहा कि हमें हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ नहीं मिलना है। बसा वक्त हमें डिबेट में हम हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये भारत है। ये उस वक्त उस नाम भी दिया गया है। थोड़ा सा वजाहत करूं हमारे सुनने वालों के लिए कि वहाँ पर अगर क्रिश्चियंस, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और दीगर जो माइनॉरिटीज़ है, उन्होंने अगर उस वक्त भारत में रहना जो पसंद किया, उन्होंने कहा कि ये एक सेक्युलर भारत होगा। ये जो आजकल हिंदुत्व के नाम से जी जनाब हिंदुस्तान के कहा, वो कतन उन्होंने तस्लीम किया है। सो लिहाजा उस वक्त जो
उन लोगों ने फिर भारत के साथ मिलकर वहाँ पर भी ज़बरदस्ती फ़ौजें उतारी है जो मशरक़ी रियासतें हैं। सो लिहाजा एक जो आप जिस तरह आपने कहा कि तारीख के हवाले से ये बातें लोगों को ठीक। मालूम होनी चाहिए, और आज जो इस वक्त जो सूरत हाल है ये आपके सामने है, बिल्कुल। जो 74 साल में अब तक हुआ है। सही। इश्तियाक साहब, जब 74 साल पहले ये गैर कानूनी गैर आइनी कब्ज़ा हुआ भारत का, और उसके बाद से यौम सिहा की तारीख़ है, यानी कि जितना पुराना कब्ज़ा है उतनी पुरानी यौम सिहा की तारीख़ है, तो जो कश्मीरी रहनुमा या लोग वहाँ पे उन्होंने वो दौर देखा और उसके बाद में आने वाली नस्लें जो थीं, क्या उनके जहन में ये था कि ये इतनी तवालत मसला इख्तियार कर जाएगा? क्या वो समझ चुके थे कि भारत के जो अज़ाइम हैं वो आराम से मतलब बात मानने को तैयार नहीं होगा, कि ये मसला इतना लंबा ये चलेगा? क्या ये उनके जहनों में था या नहीं? नहीं, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस दिन के हवाले से जब हम बात करते हैं, ये ऑक्यूपेशन डे है, यानी ऑक्यूपेशन हुई है इस दिन चूँकि फोर्सेस आई हैं, गैर मुल्की फोर्सेस आई हैं जिनको कश्मीरियों ने तस्लीम नहीं किया, और आज हम 74 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम 74 सालों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और इन 74 सालों में मुसलसल एक जारियत की गई। जारियत के पैमाने मुख्तलिफ थे, जारियत के उनके जो मनसूबे साज इदारे हैं वो उसमें काम कर गए, उन्होंने मुख्तलिफ डायमेंशन पे काम किया, मुख्तलिफ फील्ड्स में काम किया, उन्होंने स्पेशल पैकेजेस दिए सिर्फ उस टारगेट को वसूल के लिए कि कश्मीरियों के साथ जो वादा किया गया है कि पीस के बाद आपको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मौका दिया जाएगा और आप आज़ादी के साथ अपने पसंद के साथ अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। उस चीज़ को दबाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए और मुख्तलिफ डायमेंशन पे काम किया उन्होंने गया। उन्होंने एक सवाल साथ कर लूं, हाँ। उन्होंने भारत की तरफ से ये बड़ा प्रोपोगेंडा होता है और ये एक नैरेटिव यानी कि बयानिया उन्होंने ये तैयार करके सामने दुनिया को बेचने की कोशिश की कि जी हाँ हमारे ट्रूप्स आए थे, हमारे फौजें आई थी, लेकिन महाराजा के कहने पे उन्होंने हमें मदद को बुलाया तो हम पहुंचे अमन अमान, जिसकी तरफ मेरे दो मेहमान भी इशारा कर रहे थे। तो ये क्या कोई वैलिड आर्गुमेंट है? नहीं, कश्मीर के अंदर एक मुसलमा जिसको बात करते हैं वो है कि नेहरू ने जो कमिटमेंट की, नेहरू की कमिटमेंट इंडियंस खुद वो केस लेकर यूनाइटेड नेशन गए और उन्होंने ये कहा कि जो ही अमन आएगा हम कश्मीरियों के हक देंगे, और कश्मीरी इसी बात पे स्टैंड करते गए और उन्होंने मुख्तलिफ ज़राए के साथ मुख्तलिफ अवकात में इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। लेकिन जिन लोगों के नज़रियात इस तरह के थे कि हमें खामोशी से देखना पड़ेगा, लेकिन लोगों ने ये महसूस किया, जो आपका असल सवाल था, लोगों ने अव्वल दिन से ये महसूस किया कि भारत के अज़ाइम जो हैं वो बड़े खौफनाक हैं, वो पिन्हा हैं लेकिन बड़े खौफनाक हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो हालात आगे गए और वो पिन्हा जो चीज़ें थी वो बिल्कुल अयां हो गई और मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ गई, तो वो लोग फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाते गए। और आज भी आप देखें जुल्म और जारियत के जवाब में कश्मीरी अभी भी खड़ा है। कश्मीरी ने बड़े अज़्म समीम के साथ उसके तमाम जो मकासद थे उनका मुकाबला किया और आज भी वो उसी डे वन पे खड़ा है, उसी राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन। मैं एक वक्फा ले लूँ, उसके बाद नसीम साहब आपकी जानिब आता हूँ। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, साथ रहिएगा। एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, बात कर रहे हैं कश्मीर पर भारत के गैर आइनी गैर कानूनी 74 साल से जारी उस गैर कानूनी कब्ज़े की। नसीम साहब, वक्फे से पहले कुछ तारीख़ के पस मंज़र में हम बात कर रहे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की हैसियत भारत में उसी तरह है जैसे हमारे कायद आज़म की हमारे नज़दीक है, ये बात तो मतलब हकीकत पर मबनी है। लेकिन नरेंद्र मोदी वो शख्स है कि जो कहता है कि जी जो नेहरू साहब ने कश्मीर के बारे में कहा वो भी गलत था, यानी कि अपने फाउंडिंग फादर को, जिसको भारत में एक बहुत बड़ा मकाम हासिल है, उनको ही गलत करार दे दिया कि वो गलती पर थे। सो ऐसे शख्स से हम क्या उम्मीद करें कि वो क्या बात करेगा कश्मीर के मसले को हल करने की, या क्या किस तरीके से वो कश्मीरियों को हक देगा या जुल्मों से तब ख़त्म करेगा? देखिए, एक तो ये बात बिल्कुल ज़ाहिर है कि जिस तरह मेरे दोनों साथियों ने फरमाया कि, और आपने भी फरमाया कि 74 साल क्यों लगे। 74 साल इसलिए भी लगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न सिर्फ यूनाइटेड नेशन में बल्कि जितने खतूत लिखे पाकिस्तान के ज़ोमा को,
और जो कश्मीरियों के साथ उसके मुज़ाकरात हुए, लाल चौक श्रीनगर में 1951 में उसने तकरीर की कि हम एक बावकार कौम की हैसियत से दुनिया में रहना चाहते हैं और हमने वादा किया है कश्मीरियों को हक़ के खुद इरादियत का। हमें अफसोस होगा अगर कश्मीरी हमारे साथ नहीं रहेंगे, बट वी डोंट बिलीव फोर्स इन मैरिज। ये जवाहरलाल नेहरू का वो धोखा था जो कश्मीरी सोचते थे आज नहीं तो कल कश्मीर का मसला हल होना है। इसलिए हमें उम्मीद भी देते रहे और साथ साथ में हमें वो अपने कब्जे को दवाम बख्शते रहे। मसलन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो उस वक्त इस्तेमाल हुआ 1947 में, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का ये मानना था कि रायशुमारी का वादा आपने हमारे साथ किया है। जो ही उन्होंने वादा याद दिलाया 53 में तो उसको उठा के 17 साल जेल में मार दिया एज ए वज़ीर आज़म की। और जो उस वक्त उनके काम आया 17 साल उसको जेल में रखा जब उसने हक मांगना शुरू किया। ये जवाहरलाल नेहरू ही की, उसकी भी कोई मेहरबानी नहीं थी। लेकिन असली ये बात मैं एग्री करूँगा हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी की कि जवाहरलाल नेहरू ने जो वादे हमारे साथ किए, पाकिस्तान के साथ किए और बैन अक़वामी बरादरी के साथ किए, वो उसने पूरे नहीं किए। और हमें भी धोखे में रखा, पाकिस्तान को भी धोखे में रखा और अपनी कौम को भी धोखे में रखा। ये गलती। अब जहाँ तक मोदी का ताल्लुक है, मोदी का स्टैंडर्ड अलग है। वो हिंदू हिंदी हिंदुता हिंदू स्टेट, ये जो जिस तरह आपने शुरू में ही फरमाया कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो एक दुनिया में उन्होंने रखा था वो आइन अपना दिखा के, और जो इस शख्स ने वो आइन बनाया डॉक्टर अम्बेडकर, उसके स्टेच्यू को मुंबई से उठा के उन्होंने समुद्र में फेंक दिया कि ये शेड्यूल्ड कास्ट का बंदा है तो ये हमें कैसे रूल कर सकता है, हमारा कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर हो सकता है। तो उसके साथ भी उन्होंने वही किया। जिन लोगों ने हिंदुस्तान को बनाया, असली तो हिंदुस्तान को मुगलों ने बनाया, मुसलमानों ने बनाया, एक लंबी हिस्ट्री है हमारी 800 साल, लेकिन उन्हीं लोगों को जिसने बनाया उनको मोदी ने आज आके अपना मुंह दिखाया। अब आपने फरमाया कि क्या होगा, आप अंदाजा करें उसने 10 लाख फौज क्यों रखी है कश्मीर में। 18 लाख में से 10 लाख फौज, सिर्फ 1 करोड़ 24 लाख हमारी पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन को दबाने के लिए जिनके पास न कोई असेंबली है न कोई जुडिशरी है, सो कॉल्ड असेंबली भी ख़त्म कर दी, जुडिशरी के पास कोई पावर नहीं था, जो सारा रूल कर रहा है वो कर रहा है आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एंड पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ये दो ऐसे कानून उसने बना के दिए हैं जो कानून दुनिया के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ है, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है, दुनिया के किसी भी मुल्क के आइन के खिलाफ है ये जो दो कानून। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो वो इस ताकत से जितना इस मसले को दबाएगा, मैं समझता हूँ कि मसला कश्मीर कश्मीरियों के लिए हिंदुस्तान से कश्मीरी अब इतना दूर हो चुका है कि बगैर छोड़ने के, बगैर आज़ादी के, बगैर हक इरादियत देने के हिंदुस्तान के पास दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। यही वजह है कि इस वक्त वहाँ 8 लाख फौज भी है और ड्रैकोनियन लॉज भी है। ठीक कह रहे हैं मीर साहब। कोई भी दुनियावी शय हो, चाहे वो रियासत हो चाहे इंसान हो, वो फ़ानी है। रियासतें बड़ी बड़ी, भारत तो कुछ भी चीज़ नहीं है, बड़ी बड़ी रियासतें तारीख़ में गुजरी हैं, बड़ा बड़ा अरूज गुजरा है, लेकिन उनको फिर यानी कि फ़ना का सामना करना पड़ा। तो एक चीज़ तो ये है कि कश्मीर का मसला सारी ज़िंदगी इस तरीके से नहीं रह सकता। 74 साल यकीनन एक बहुत बड़ा अरसा होता है, उसमें बहुत इंतज़ार किया, लेकिन कभी ना कभी इसको हल होना है। और ज़्यादा मुनासिब बात आप ये नहीं समझते कि ये एक पुरअमन तरीके से हल हो जाए, बातचीत के ज़रिए कश्मीरियों को उनका राइट मिल जाए। ये ना हो कि कहीं भारत को लेने के देने पड़ जाएं और इस किस्म की अंदर से भारत के जो एक आवाज़ें उठती हैं और अभी भी उठ रही हैं वो ना शिकार हो जाए। तो ये एहसास कभी भी नहीं रहा भारतीय लीडरशिप में कि इसको किसी पुरअमन तरीके से हल कर लें आप। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं कहता हूँ, लेकिन उनकी तादाद उतनी नहीं है जो आज भी बात कर रहे हैं, चाहे वो जर्नलिज्म से वाबस्ता हो, चाहे वो सीनियर पॉलिटिशियन या रिटायर्ड पॉलिटिशियन। पॉलिटिकल फिगर तो कभी रिटायर होता नहीं है। रिटायर्ड जजेस की जो बात आप करें, रिटायर्ड जनरल्स की भी बात करें, आज वो कह रहे हैं कि मसले कश्मीर को बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए। आज जो पॉलिसी है इंडिया की अमेरिका के साथ, जो उनका वो इलीगल जिसको आप नेक्सस कह सकते हैं, जो होली अनहोली जो नेक्सस है उनका हुआ है, ये इंडिया में इसमें मेजॉरिटी लोग हैं जो आप कहेंगे कि चाहे वो अपना कम्युनिस्ट पार्टी जिसको आप कहते हैं कि लेफ्ट पार्टीज़ है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करें। इवन जो हिंदूज जो आप दलित वगैरह है वो भी उस चीज़ को
वो समझते हैं कि ये जो 15% जो हार्डलाइनर हिंदू है इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं, जिनका वो जो आरएसएस जो 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 उनकी जो आइडियोलॉजी वाले जो पॉलिटिशियंस है आगे वो इस वक्त हिंदुस्तान को चला रहे हैं। ये आगे चलने वाला नहीं जी। आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े एम्पायर भी नहीं रहे हैं। आप देखिएगा रोमन एम्पायर कहाँ रहा, फिर आप देखिएगा इस तरह के अलेक्जेंडर द ग्रेट वो कहाँ रहे हैं। हमारी आंखों के सामने ये 90s में यूएसएसआर कहाँ रहा। तो अब हालात इसी तरह जा रहे हैं कि अब मुझे खतरा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये जो भारत है इसका भी वही हाल होगा जो कि आपका इसका रशिया का हो गया। अब समझने की बात है। देखिए, मैं आपको यहाँ से ये बात करता हूँ कि हर एक चाहता है कि इसको अमन के ज़रिए से हल होना चाहिए। हम कश्मीरी ने जब आखिरी बार फैसला किया है 1987-86 में, ये हम मेरे दोस्त हैं, ये भी उस वक्त कैंडिडेट थे। उस वक्त हमने फैसला किया, दुनिया भी हमें कहती है कि हमें जी अब आखिरी बार ये जो हमारा बैलेट बॉक्स है इससे हमें फैसला करना है। वहाँ पर एक अलायंस भी हुआ है। तो उन्होंने जब यूसुफ नसीम साहब या दीगर जो अलायंस के लोग अंदर काउंटिंग हॉल में वो जीत रहा है, कैंडिडेट जीत रहा है थंपिंग मेजॉरिटी से, लेकिन जो नेशनल टीवी उनका जो दूरदर्शन है वो बाहर ऐलान कर रहा है कि जनाब कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया है और उसका जनाब वैली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जीत गया है। तो उससे उस प्रोसेस से, पीसफुल प्रोसेस से कश्मीरी फिर उस वक्त जो यूथ है जिनको गिरफ्तार किया गया था, टॉर्चर किया गया था, उन 2-2.5 सालों में आपने देखा फिर 87 में मतलब ये जो मूवमेंट चली है, ये तो फिर उसी का सियासी अमल में आपने ना रहने का फैसला किया कि उसका कोई फायदा नहीं, सारे का सारा एक रिग्ड है, सारे का सारा बिल्कुल एक मैनेज्ड है। इश्तियाक साहब, ये जरा बताएं कि ये इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, जो भारत नवाज रहनुमा शेख अब्दुल्ला की बात की, महबूबा मुफ्ती आजकल और बाकी लोग उनके शेख अब्दुल्ला के साहबजादे, ये जो प्रो इंडियन लीडर वहाँ पे रहे हैं इस 74 सालों में, उनका कहना है कि जी हम भारत से बिल्कुल यकीनन ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम चाहते हैं इसका मसले का हल हो, लेकिन हम सिस्टम के अंदर रह के इसका हल चाहते हैं। मतलब उनका एक तरफ से एक आर्गूमेंट आया। अब ये आर्टिकल 370 और 35A की रेवोकेशन के बाद तो ये मसला भी ख़त्म हो गया, लेकिन वो जो उनका दलील थी कि जी हम सिस्टम के अंदर रह के भारत को बावर कराना चाहते हैं, वो क्यों थी, फिर उसकी क्या वजह थी? देखिए, उसके पीछे तो बड़ी दलील यही थी कि हिंदुस्तान ने जो वहाँ पर लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एंगेज किया, यानी पॉलिटिक्स में और दूसरे महाज़ों पे, तो एक तासुर उन्होंने देने की कोशिश की है कि हम पीस प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं और वक्त पे हम आपको राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन का हक भी देंगे। तो उस ट्रैप में लोग आ गए हैं। आप ट्रैप समझें, कुछ ट्रैप जो ट्रैप हो गए हैं उनका हशर भी आप देखें, आज वो खुद कन्फेशन के लिए कि नहीं, हमारा जो माजी का फ़ैसला था वो गलत था। तो तारीख़ ने ये सबक सिखाया कि भारत ने जितनी भी कोशिश की उसके नतीजे में कश्मीरियों ने एक फ़ैसला तो सुना दिया है, लेकिन जो वहाँ पर हिंद नवाज़, वही अभी पीर साहब बता रहे थे कि जब शेख अब्दुल्ला उनकी बात कर रहा था तो तब तो वज़ीर आला था, वज़ीर आज़म था, और जो ही उन्होंने राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन की बात की या हक की बात की तो वो जेलों इस्लाकों के पीछे चले गए। तो यही आज इनका भी हाल देखें। अभी महबूबा मुफ्ती और दूसरे जो ये उमर अब्दुल्ला, वो भी तो हाउस अरेस्ट रहे, उनको भी बात करने का हक नहीं दिया गया है, और आज वो ये आवाज़ बुलंद कह रहे हैं कि नहीं, कश्मीरियों के साथ जो वादे किए गए हैं भारत उसमें नाकाम हुआ था। मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोसेस चला है और यही एक बुनियादी वजह थी। ठीक, नसीम साहब, 2 सवाल हैं और बड़े बुनियादी सवाल हैं। एक तो जो आपने 10 लाख फ़ौज का जिक्र किया, और वो जिस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं पूरे कश्मीर में कश्मीरियों को, अब एक तरफ तो भारत ये तस्लीम करता है कि जी कश्मीर हमारा अटूट अंग है, हमारा हिस्सा है। अगर इस चीज़ को मान लें तो इसका ये मतलब है जो कश्मीरी हैं वो भी भारतीय शहरी हैं, उनका भी उतना ही हक है जो दिल्ली या मुंबई में रहने वाले का हक है। तो अपने ही शहरियों पे आप इस किस्म का जुल्म करना, और ये रुक कैसे सकता है कि मसला कश्मीर हल होना तो एक मतलब जो भी बात है आगे की बात है, लेकिन ये जो मजालिम का सिलसिला है इसको कैसे मतलब रोकने के लिए पाकिस्तान या आलमी बरादरी किरदार अदा कर सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ एक तो ये कि इस वक्त आपने देखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो 2020 के यूनाइटेड नेशन के सेशन से जनरल असेंबली से खिताब किया, और फिर आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी ह्यूमन राइट्स काउंसिल
के चेयरमैन ने जो रिपोर्ट्स 2019 और 2020 को इशू की, फिर आपने देखा कि OIC के समिट्स में या फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में या कंट्रैक्ट ग्रुप के अंदर बिल्कुल जिस अंदाजे से कश्मीर डिबेट हुआ, और ख़ासकर ये दोनों साथी जिनेवा में रिप्रेजेंट कर चुके हैं हमारे ह्यूमन राइट्स सेशंस के अंदर कश्मीर को, तो ये दो रिपोर्ट्स जब आई जो यूनाइटेड नेशन की थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी बात बीच बीच में आती रही, एशिया वाच की आती रही, बाकी जो कोसाक रजिस्टर्ड हैं उनके बाद हिंदुस्तान पर यकीन करें कि एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा है, इसमें दो राय नहीं। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रेशर पड़ा है, उनके जहन के अंदर एक इस चीज़ का तशद्दुद में तो कमी कोई नहीं आई। नहीं, देखिए एक चीज़ साफ है ना, उसकी एक वजह है तशद्दुद में कमी की, वो ये कि जब उन्होंने ये जिस तरह आपने फरमाया मेरे रुफ़का को कि वो कहते हैं कि आइन के अंदर रह के बात करेंगे उन लोगों के जो वहाँ पे जिनका तज़किरा हुआ शेख अब्दुल्ला एंड कंपनी का, उन लोगों ने भी कभी भी जो आइन था उस आइन में ग्रेटर एटानमी थी, वज़ीर आज़म था, सदर रियासत था, और कश्मीर के लोगों को वही अप टू द लिमिट ऑफ सिकाए पावर्स हासिल थे जिनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया दिल्ली वालों ने। और ये 1964 में ये जो वज़ीर आज़म का ओहदा ख़त्म किया गया, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म किया गया, आपको वहाँ से वो जो पावर्स थे वो बगैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनसे लिए गए। इसीलिए वो भी वो ईजी यानी स्टेप बाय स्टेप की उन्होंने बात की। लेकिन मैं ये बात आपको वसूख से कहता हूँ इन दोनों भाइयों की मौजूदगी में कि जिस दिन रायशुमारी होगी उस वक्त भारत को कोई एजेंट वहाँ नहीं मिलेगा। आज वो लोग उतने मैं ये कहूँगा श्योर नहीं है कि हम ये आज़ादी ले सकते हैं, हमसे सब कुछ छीन लिया इन्होंने, ईमान की कमजोरी है। ठीक, लेकिन ये बात मैं आपको वसूख से अर्ज करूँ कि इस वक्त जिस तरह आपने फरमाया कि वहाँ देखें एक तरफ से आपकी पूरी क़यादत जेल के अंदर है, सेकंड लाइन भी जेल के अंदर है, दूसरा आपके 1 दर्जन से ज़ायद सफ़े अव्वल के लीडरों को शहीद किया गया ताकि हुर्रियत क़यादत ही खौफज़दा हो जाए, ये तारीख का नाम ही छोड़ दे। आज कश्मीर का बच्चा जो पिछले 34 साल का हुआ है, जो 1990 में या 89 में पैदा हुआ, इस वक्त वो 34-35 साल का हो चुका है, वो बारूद में पैदा हुआ, उसने सब ये जुल्म और सितम इंडियन आर्मी का देखा। अब वो आर्मी की मौजूदगी आपके दरवाजे पर आपके लिए खौफ, लेकिन मैं ये बात वसूख से कहूँगा कि लोगों के दिल से वो खौफ ख़त्म हो गया। सही। अब वो डरा के, धमका के, ताकत इस्तेमाल करके, पैसा इस्तेमाल करके, एजेंट इस्तेमाल करके आपकी तारीख को बदनाम करता है। ये कई बार ऐसे वाक़े आए आपके सामने, छठी सिंहपुरे का वाक़ा हुआ, सिखों को मारा गया तो बाद में साबित हुआ कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मारा। हमें बदनाम करने के लिए हिंदुस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। मीर साहब, एक चीज़ अगर हमारे लिए ये एक इंसानी हुकूक का मसला है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, और कश्मीरियों का मसला है, लोगों का मसला है, भारत इसको सरीहन जो है वो एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट के तौर पर देखता है। उसके लिए वो वहाँ की जगह, ज़मीन, एक्सेस या वो इलाका या उसके जो रिसोर्सेज हैं वो उसके लिए शायद ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो पॉइंट इसके अगर थोड़ी देर के लिए, मतलब मैं पाकिस्तान की इसमें कोई वो नहीं है, थोड़ी देर के लिए एक न्यूट्रल बंदे की हैसियत से अगर इसमें से ह्यूमन एलिमेंट आप निकाल दें, सो भारत के जो राइवल्स हैं खित्ते में, उनके लिए तो बड़ी ये जो है इत्मीनान की बात है कि जी 10 लाख फौज इंगेज है, इतनी भारत को जो है वहाँ पे प्रॉब्लम है उसको मैनेज करने में, और सो कॉल्ड जो उसका एशियन टाइगर बनने का ख्वाब है वो तो कभी पूरा ज़िंदगी भर हो नहीं सकता जब तक मसला कश्मीर हल ना हो। देखिए, यही बात तो पाकिस्तान ने एवन के हमारे दौर में हमारे साथ जनरल मुशर्रफ ने भी कहा है। उन्होंने भारतीय जो क़यादत है उनको कायल करने की कोशिश की, और उस वक्त आपने देख लिया है कि अमेरिका भी बहुत सारा इंटरेस्ट उस वक्त ले रहा था, यूरोपीय यूनियन बहुत सारा आगे चले गए थे कश्मीर के हवाले से। लेकिन समझाए कौन भारत को? यही बीजेपी थी जिस वक्त जनाब अली क्या वाजपेयी साहब वज़ीर आज़म थे, वो कितना आगे चले गए। तो उसको समझ थी, पॉलिटिशियन था, समझ रहा था, और उसने कहा था कि जब प्रोग्राम से पहले कहा था कि कश्मीरियों से गुजारिश की कि कच्चे दागों का रिश्ता हमारे साथ रखे। उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कायदीन को उस वक्त अनकंडीशनल टॉक्स के लिए दिल्ली मुद्दू किया है, अनकंडीशनल। सो इसी तरह जब उनकी हुकूमत गई तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, उन्होंने भी उसी चीज़ को आगे, क्योंकि ही वाज आल्सो अ पॉलिटिशियन, में भी जिंदा है कि मुर्गे उसने भी वही फॉलो किया है उसका जो है अपना। उसके बाद आप देखिएगा, आप जसवंत सिंह को देखिएगा, आप अडवाणी को देखिएगा, क्या वो इस वक्त मोदी की पॉलिसीज, अमित शाह की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं,
क्योंकि वो भी बेसिकली पॉलिटिशियंस थे, लेकिन वो भी उस जो सेंटिमेंट्स है हिंदू तवा का, उन्होंने भी रथ यात्रा और जो मस्जिद थी बाबरी मस्जिद, लेकिन उसको ये कि इस्तेमाल किया। वो लोग ये समझ चुके थे कि देखिए, कश्मीर के मसले को हल करने में भारत का फायदा है। वो ये लोग समझ समझ रहे चुके थे, थे। वो समझ, देखिए ना, आप तापी गैस पाइपलाइन को देखिए, आप ईरान गैस पाइपलाइन को देख लीजिएगा, ये उन्हीं के दौर में हुआ कि नहीं हुआ है। वो समझ रहे थे जो एनर्जी गैस का या एनर्जी का मसला है इस रीजन में, इस साउथ एशिया के अंदर से, इससे फायदा होगा। आज जो मैं आपको कहूंगा, इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। सीपैक जो जा रहा है, आप देखिएगा कि इससे कितने ममालिक मुस्तफीद हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका की शह पे भारत इसे दूर भाग रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त उस कुलभूषण यादव की अपना तर्ज के जो जनाब अली नेटवर्क उन्होंने जनाब, और जो आपका अफगानिस्तान में जो वो रातों रात वो भाग गया था अशरफ गनी साहब, तो किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है। तो लिहाजा इस वक्त मेरे ख्याल में अब जो लेफ्टिस्ट है, आप ममता बनर्जी को देखिएगा कि जो मगरबी बंगाल की क्या नाम है अपना वो जो वजीर आला है, उसका अगर आप बयान कश्मीर के हवाले से या पाकिस्तान या खिते के जो लोगों की जो बहबूद के हवाले से उसके अच्छे हौसला अफजा बयान आता थे। बिल्कुल भारत का जो कश्मीर में अपना इश्तियाक साहब जवाब ये है कि जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में लोग रहते हैं वो भी उतने ही कश्मीरी हैं जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में हैं। कुछ लोग, बहुत से लोग, जैसे भी आप लोग फरमा रहे थे कि वो हिजरत करके मकबूजा कश्मीर से इधर आए। सो कोई फ़र्क नहीं है आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों में, लेकिन यहाँ के हालात देखें और वहाँ के हालात देखें। पाकिस्तान ने मतलब बिल्कुल उसी तरीके से उनको हुकूक हासिल हैं यहाँ आज़ाद कश्मीर के लोगों को। तो ये सबसे बड़ा जो है एक तमाचा है भारत के चेहरे पे कि वो कश्मीरी जो आज़ादी के बाद किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो भारत के तसल्लुत में रह गया उनका क्या हाल है। देखिए, बुनियादी तौर ये एक वाजिया दलील बनती है जब हम ये बात करते हैं कि कश्मीर जो ऑक्यूपाइड है वहाँ पर क्या सूरत हाल है और आज़ाद खत्ते में क्या सूरत हाल है। जब हम इस चीज़ को सामने रखते हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली या कोई भी कन्वर्जेशन, ग्लोबल कन्वर्जेशन आप समझे, आप यहाँ तक कि ये जो वसाइल आजकल हैं AO के या जो ये वाईफाई के वगैरह, तो ये सारी नेटवर्किंग वहाँ पर ब्लॉकेट की गई है। वहाँ पर ये सहूलतें आपको नहीं है। आप अपनी बात किसी भी तौर को ना अखबारात में शाया कर सकते हैं, ना ही सड़कों पे, ना ही किसी मजलिस में। उसके बरकस जो यहाँ का मामला है, यहाँ पर हमें बड़े आज़ादा तरीके से अपनी बात तो कर सकते हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है किसी चीज़ पे, लेकिन ओवरऑल एक जो व्यू सामने आता है कि यहाँ पर आप तहरीक की बात करते हैं, यहाँ पर आप हिंदुस्तान के जुल्म की भी और उनके मफादात की बात करते हैं। लेकिन असूलन तो ये होना चाहिए था ना कि अगर कश्मीरी पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना चाहते तो आज़ाद कश्मीर में भी एक तहरीक चल रही होती, यहाँ पर भी लोग कह रहे होते कि पाकिस्तान जो है वहाँ से विड्रॉ करे। नहीं, ये तो बिल्कुल एक आईना है ना, ये दुनिया के लिए भी है, बल्कि पाकिस्तान ने कई दफ़ा दुनिया की जितनी भी टीम्स आई हैं उन्होंने मकबूजा कश्मीर दौरा उनको नहीं करने दिया गया, जबकि पाकिस्तान ने उनको ओपन ऑफर की और उन्होंने वो हालात देख लिए और वो ये समझ गए। और ये हालांकि ये जो अभी नसीम साहब कह रहे थे, ये रिपोर्ट में भी शाया किया गया है, UN काउंसिल के रिपोर्ट में, कि हमने यहाँ पर भी विजिट किया, यहाँ के हालात और वहाँ के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आईना है और दुनिया को इस तरफ रागिब होना चाहिए। कश्मीरियों की जुज्जत मबनी बर हक है और उसके लिए दुनिया के जो कमिटमेंट्स है उस पर उनको आना पड़ेगा, यही पीस की तरफ रास्ता जाता है। बिल्कुल। नसीम साहब, अब यहाँ से आगे हालात कहाँ आप देखते हैं जाते हुए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कई साल अभी बाकी हैं और जिस तरीके से भारत में एक हिंदुत्व की लहर है, तो हमें नहीं लगता कि कोई दूसरी जमात जो है अनकरीब आ सकेगी, एक जिस तरीके से उन्होंने गिरफ्त में ले लिया है। तो आप यहाँ से 2021 से आगे कश्मीर के मसले को कहाँ देख रहे हैं? आपकी इजाज़त से मैं एक थोड़ा सा ऐड करूँ पहले सवाल में, वो ये कि पाकिस्तान के आइन में ये चीज़ दर्ज है कि इंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डिस्प्यूटेड, और जब भी रेफरेंडम होगा बिल्कुल पाकिस्तान वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए तैयार है जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में मौजूद। वेरी राइट। इसलिए ये एक इंटरनेशनल लीगल डॉक्यूमेंट, इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अब गारंटी करता है, गारंटी करता है। आर्टिकल 257 में लिखा है कि any Kashmiri, if he is migrated from Indian occupied Kashmir and settled in Pakistan, can be treated as citizen of Pakistan, but have with special privilege as well. मसलन आप देखें, ठीक, महाजरीन के लिए 12 सीटें रखी गई हैं आज़ाद कश्मीर असेंबली के लिए भी। खैर, इसलिए ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आप
कहीं डिबेट में ला ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान वाज एवरी डे ओपन फॉर डायलॉग, एग्जैक्टली पीसफुल सेटलमेंट। अब यहाँ से मसला आगे कहाँ हाँ, जाता अब मसला ये है कि जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ, ये मैं कोई खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ, हमने हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, हर जगह विजिट किया है, हर एक से मिले देखे उठे बैठे। लेकिन उस वक्त का हिंदुस्तान और आज का बड़ा फर्क है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, जो आज का हिंदुस्तान है वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ पे जितनी भी माइनॉरिटीज़ आपकी थी, चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी इन मेजॉरिटी है, उसके बाद क्रिश्चियंस है, और सबसे ज़्यादा जो बड़ी मेजॉरिटी है वो है दलित्स। तो हिंदुस्तान की प्लस 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो दूसरे नंबर के शहरी और तीसरे नंबर के शहरी आज तस्वर किए जाते हैं। आज वो अपने पार्लियामेंट में एक बिल पेश करना चाहते हैं, शायद हो भी गई हो, कि हिंदुस्तान में कोई शरिया लॉ, कोई क्रिश्चियन लॉ, कोई दूसरी बगैर हिंदू लॉ के दूसरी कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी, शरिया बोर्ड को ख़त्म किया जाए। आज वो सब मुसलमान ये सोचने के लिए मजबूर हो गए जो उस वक्त जिन्होंने कायदे आज़म की बात पर ध्यान नहीं रखा, लेकिन आज उनके अगर पोते और पड़पोते ज़िंदा हैं तो वो कह रहे हैं कि वाकई कायदे आज़म ने जो फरमाया वो सही था, और आज ये हिंदुस्तान। मैं ये समझता हूँ कि अगर मोदी 4-5 साल और रह गया तो मोदी खुद हिंदुस्तान को तोड़ेगा। अच्छा, उसकी ये बड़ी वजह है कि जो निचली जात का हिंदू है, जो सिख है, जो खालिस्तान की तारीख है, जो बाकी मुसलमान जो रह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन सब का जीना अब मोदी ने हराम कर दिया। वेरी राइट। तो इंडिया को तोड़ने के लिए इस वक्त कांग्रेस इंडिया सरदार कोशिश कर रही है। भारत को मोदी के होते हुए किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। अपना ताहिर मसूद साहब, यहाँ अगले चंद सालों में मसला कश्मीर आपकी नज़र में कहाँ खड़ा होगा? इंशाल्लाह आई बिलीव कि एज अ मुस्लिम के हर एक सख्ती के बाद आसानी अल्लाह ताला प्रोवाइड करता है, बशर्ते कि मोमिनों को, मुसलमानों को एक अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और अपनी जदोजहद को कंटिन्यू करना चाहिए। आई बिलीव कि जो हमारी जो जदोजहद है न सिर्फ ये दो एंगल की है, एक तो हो गया कि एक रियासत की ये जदोजहद है, दूसरा हो गया एक हम मुसलमान हैं। आप देखिएगा दो इशूज़ है इंटरनेशनल लेवल पर, एक फ़लस्तीन का है, अनफॉर्चुनेटली दे आर मेजॉरिटी इन मुस्लिम, और दूसरा है जनाबली कश्मीर, वी अनफॉर्चुनेटली आर द मेजॉरिटी इन द मुस्लिम। अगर ये इस्तेमाल का होता तो क्रिश्चियनिटी वहाँ पर 70% तो उनको जनाब अली अमेरिका बगैर कोई UN रेजोल्यूशन के उनकी हिमायत में आता, ऑस्ट्रेलिया उनकी हिमायत में आता और प्रेशराइज कर लेते उसको, क्या नाम है, इंडोनेशिया को, और उनको आज़ादी जाती। अब साउथ सूडान में उनको जनाब साउथ सूडान में अपना एक मुफाद था और उन्होंने उसको सूडान से अलग कर दिया है। सो ये सारी दोगली पॉलिसी है, ये नहीं चलने वाली है। जिस तरह की नसीब साहब ने कहा कि जब मैंने पहले भी कहा ना उस सवाल में कि सोवियत यूनियन जब टूट सकता है तो भारत क्यों नहीं टूट सकता? तो हम भारत के टूटने का इंतजार करें। यस, हम अपनी जदोजहद भी कंटिन्यू रखेंगे और अल्लाह ताला भी हमारी उसमें मदद डालेगा, कोशिश भी करें। इश्तियाक साहब, ये जो गुफ्तगू है, और जैसे अभी नसीम साहब ने कहा और इश्तियाक मसूद साहब ने भी बात की कि भारत के पीछे अमेरिका खड़ा है, अमेरिका और चीन की जो मुखालफत है उसमें वो समझता है कि भारत जो है उसका साथ दे सकता है, एक एलाय बन सकता है। इसकी वजह से अमेरिका की तरफ से तो हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन की बात हुई, और जो डीकोलोनाइजेशन के दो बड़े डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर पुरानी, उनसे भी कोई उम्मीद हम नहीं रख सकते, दीगर जो दुनिया में बड़े ममालिक हैं उनसे भी नहीं रख सकते। सो अब वक्त नहीं है कि हम छोड़ें कि कौन क्या करता है, किस तरह करता है, कुछ और हमें सोचना पड़ेगा। इन ममालिक की तरफ देख के 74 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। देखिए दुनिया क्या करती है, वो किस नज़रिए पे चलती है, मफादात उनके सामने हैं या वो ह्यूमन एस्पेक्ट को सामने रख कर बात करती है, उनको आप अपने ब्याह पे छोड़ दें। असल चीज़ ये है कि कश्मीरी क्या करते हैं। कश्मीरी भारत के उस जबर, उस जुल्म के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह निहत्ते खड़े हो चुके हैं, और उन्होंने ये अहद किया है कि हम किसी भी मामले में पीछे नहीं हटेंगे। मैं समझता हूँ यही दलील है हमारी कामयाबी की, और अनकरीब अल्लाह ताला ये उम्मीद के साथ, जो हमारी उम्मीदें हैं वो ये जाहिर करके देगा, और अमलन ये चीज़ होगी कि भारत खुद पीछे हटेगा। क्योंकि जुल्म के जब
जो भी पैमाने थे ना वो उन्होंने इस्तेमाल किए। Very right. तो इससे लिहाजा ज़्यादा मैं वो समझता नहीं हूं कर कि सकते। उसका मुकाबला नहीं Last किया जा minute है सकता। बस, कुछ मैं भी। ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि अब आप देखिएगा आगे क्या हो रहा है। कभी आपने 4-5 साल पहले सोचा था कि चाइना का क्या रोल होगा कश्मीर के हवाले से? अब आप देखिएगा कि चाइना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है। आप देखिएगा कि जो रशिया है उसका एक रोल बनता जा रहा है। इंशाल्लाह अनकरीब में आप देखिएगा ये जो भारत के पीछे इस वक्त अमेरिका है ये भी आपको नज़र नहीं आया। ये जो कार्ड उन्होंने बनाया ना, इवन कि मेरे दोस्त है जापान में जो अपना एनजीओज है वो मुझे कहते हैं कि चलें। जापानी पीपल दे आर बिल्कुल। नॉट इन दिस Exactly. Thank you. मेरी आखिरी बात ये जी, थी जी। कि हक की हमेशा फतह होती है। हक की फतह होती है, अफगानिस्तान बिल्कुल के अंदर दुनिया ने देख लिया, ठीक। सब कुछ दुनिया के बहुत बहुत लेकिन- बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया हमारे सैयद मोहसिन को- यूसुफ नसीम साहब, मीर ताहिर मसूद साहब, इश्तियाक हमीद साहब हमारे साथ बहुत अब मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी कश्मीर आज यौम सियाह, इसके ऊपर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की कवरेज जारी है। देखते रहिए PTV।